गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोर्ड दिख रहे हैं? यस सर। औद्योगिकरण नेक्स्ट प्रश्न है बेटा। औद्योगिकरण किस प्रकार जल दुर्लभता का कारण बनता है? औद्योगिकरण किस प्रकार जल दुर्लभता का कारण बनता है? कहने का मतलब है कि जो उद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों का प्रसार। उद्योगों का प्रसार हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो बीच में जो कौन है, क्या समस्या है भाई? मनीष कुमार शर्मा, क्या समस्या है बेटा? तो जैसे जैसे उद्योगों का प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे देखें तो आपके जल की आवश्यकता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? जल की आवश्यकता बढ़ रही है। और जल की आवश्यकता बढ़ रही है तो जल की दुर्लभता होना संभव है नहीं है? जल की दुर्लभता होना संभव है या नहीं है? तो कल हमने पढ़ा था औद्योगिकरण से दो प्रकार से जल की दुर्लभता आएगी। एक तो उद्योग बढ़ेंगे तो जल का उपयोग तो होगा। ठीक है। अब उद्योगों का जो जल है वो क्या होगा? अपशिष्ट जल के रूप में बाहर आएगा। और इस जल को हम कहाँ डाल रहे हैं? हमारे पेयजल स्रोतों में डाल रहे हैं, नदियों में डाल रहे हैं। इन क्षेत्रों में इस जल को हम डाल रहे हैं तो बताओ, सिंपल सी बात है कि एक तो उपयोग से हमने जल को क्या किया है, ज्यादा जल को हमने उपयोग किया है, इसकी वजह से वो दुर्लभता का कारण बना है। दूसरा, जो जल है अपशिष्ट हो गया तो हमने शुद्ध जल को भी क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया। और नदियों के जल को भी क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया। तो इसके कारण भी जल दुर्लभता आपके सामने आ रही है। तो बताओ, दूसरा प्रश्न भी समझ में आया क्या? यस सर। आया बेटा? देखो, यस सर। औद्योगिकरण एक बार और समझा दो। प्रश्न आ जाए ना एक बार। तो इसको दो तरीके से बताओगे। एक तो जल उपयोग, ज्यादा उद्योग तो ज्यादा उपयोग, और फिर जल उपयोग तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको रिसाइकिल करने की वजह, उसको चक्रीय रूप से प्राप्त करने की वजह वो क्या कर रहे हैं? उस जल का अपशिष्ट है उसको भी पेयजल स्रोतों में डाल रहे हैं, तालाबों में आदि में और नदियों में डाल रहे हैं। इसकी वजह से जल क्या है? प्रदूषित हो रहा है। क्लियर? इसके बाद तीसरा जो प्रश्न बनता है, पर्याप्त जल संसाधन है हमारे पास में फिर भी जल दुर्लभता है। तीसरा प्रश्न है, पर्याप्त जल संसाधन होते हुए भी जल की दुर्लभता है। लिख लीजिए बेटा, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास में है फिर भी क्या है? जल की दुर्लभता है। कैसे है भाई जल की दुर्लभता? कैसे है? तो पहली बात, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास में है। देखो, एक तो हम क्या कर रहे हैं? घरेलू उपयोग कर रहे हैं जल का, और वो भी क्या कर रहे हैं? अनियमित रूप से। किसी भी संसाधन का हम अनियमित रूप से अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे वो खत्म होगा ही होगा। तो घरेलू उपयोग कर रहे हैं, अनियमित रूप से कर रहे हैं, पहली बात। वही औद्योगिक वाली। और घरेलू अपशिष्ट है, यानी जो घर से जो अपशिष्ट जल है उसका हम निस्तारण कर रहे हैं कहाँ पर? पेयजल स्रोतों में। ठीक है, नदियों में। ये भी जल प्रदूषण का कारण बनता है और जल दुर्लभता का कारण भी बनता है। दूसरा, अब हमारे पास में शुद्ध जल था वो प्रदूषित हो गया बेटा,
तो कमी आई कि नहीं आई। दूसरी बात, हमने क्या किया है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया है। ठीक है, किसमें किया है बेटा, खेती में किया है। इसके अलावा अन्य रसायनों का प्रयोग किया है अपने उद्योगों में। अब रसायनों का उपयोग किया है खेती में, तो यह जो पानी है, वर्षा का जल है, वो इन रासायनिक उर्वरकों को बहा के ले जाता है। कहाँ पे बहा के ले जाएगा, खेतों से जलाशयों की ओर। अब जलाशय में चला गया ये, तो जलाशय को क्या कर देगा बेटा, प्रदूषित तो कर देगा। तो रासायनिक उर्वरक है, ये भी हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। जो हमारे पास में पेयजल के स्रोत हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, तो हमारे पास में पर्याप्त जल है लेकिन दूषित हो गया। वो रसायन है ये प्रवाहित हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमारे जलाशयों में। तो हमारे पास में जो जल था वो क्या हो गया बेटा, दूषित हो गया। तो घरेलू उपयोग है और रासायनिक उर्वरक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने पर्याप्त जल होते हुए भी उस जल संसाधनों को दूषित कर रहे हैं, जो जल की दुर्लभता को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, जल की दुर्लभता को बढ़ा रहा है। ठीक है, और जो मानव है कई प्रकार की अपनी जो क्रियाकलाप करता है, जिसमें वह आपके उत्सर्जित जल है, जो बाहर जो जल आ रहा है उसको क्या कर रहा है, कई प्रकार से रिसाइकिल तरीके से वह उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर भी वह जो रिसाइकलिंग है उसको वो सही नहीं कर पाता है। वो कई क्षेत्रों में उसका उपयोग करने की करता है, मतलब जल का उपयोग करता है, तो उससे कई प्रकार के उसमें केमिकल है वो मिल जाते हैं। अनियमित उपयोग करता है, उसको सही तकनीकी पता नहीं होती है, उसकी वजह से भी पर्याप्त संसाधन है हमारे, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दुबई में यूज करते हैं ना क्या बेटा, सर, दुबई में यूज करते हैं ना इसको, किसको, ये के वाटर ग्रेफायर को, किसको बेटा, वाटर प्यूरिफायर को, प्यूरिफायर। हाँ दुबई में नहीं, अपने देखो लगभग हमारे जितनी भी नदियां है ना, वहाँ सब जगह आपके जो जल संशोधन जो यंत्र लगाए गए हैं, जैसे हमें फिल्टर जो आपने मिनरल्स वाटर आता ना, मिनरल वाटर, वो मिनरल्स वाटर के क्षेत्र लगभग सब जगह लगा दिए आजकल। यहाँ तक कि मुंबई में जल की कमी है, पेयजल की कमी है, तो प्लांट लगाए जा रहे हैं किसके, आपके मुंबई में लवणीय जल, सॉरी लवणीय जल है उसको शुद्ध करने के लिए भी प्लांट लगाए जा रहे हैं कि हम सागरीय जल को पीने योग्य बनाए। उसके लिए भी सरकारें प्रयास कर रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो उत्सर्जित जल है जिसका मानव उपयोग करने लायक उसको बनाता है, तो उसको पुनर्शोधन वह नहीं कर पाता है। जो जल है जिसको हमने क्या किया है, उपयोग करने के लिए यूज किया है, तो वह जो मानव है उसका पुनः उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसी तकनीकें हमारे पास में नहीं है, चक्रीय रूप के चक्रीय आधार पर हम उनका पुनः उपयोग करने में असमर्थ हो रहे हैं। अब जैसे मान लो जल का फिल्टराइजेशन होता है, तो जल का फिल्टराइजेशन होता है, उसको फिल्टर करते हैं तो भी काफी सारा जल है वो वेस्टेज हो जाता है, काफी सारा जल वेस्टेज होता है। अगर हम उसको सही कार्य में काम ले, सही कार्य में उसको काम ले ले तो वो जल का उपयोग हो गया। अगर उसको हम काम नहीं ले तो वो जल की क्या होगी, कमी हो गई, और लास्ट में जल दुर्लभता का कारण बन जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अनियमित सिंचाई, ठीक है, अनियमित सिंचाई करेंगे तो भाई हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी पानी डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, तो बताओ किस हद तक वह जो जल स्रोत है जिसका उपयोग किया है वो किस हद तक हमारे पास में बना रहेगा। भाई हम वेस्टेज करने में कमी नहीं छोड़ रहे, हम लगातार उसको व्यर्थ बहा रहे हैं, तो पानी हमारे पास में संचित रह पाएगा क्या, भाई संचित रह पाएगा क्या, कितने संसाधन है हमारे पास में, भाई अपने पास में बहुत सारे संसाधन हैं, जल के स्रोत है, लेकिन उनको हम लगातार ही व्यर्थ करते रहेंगे तो अंत में क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। तो किसका कारण बनेगा बेटा, जल दुर्लभता का। तो घरेलू उपयोग जो कर रहे हैं तो अनियमित कर रहे हैं, सीधी सी बात है।
और फिर हमारा जो उपयोग है उसका जो वेस्टेज है उस वेस्टेज जल को हम जलाशयों में नदियों में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है वो जलाशयों में हो रहा है। ठीक है। और अनियमित सिंचाई हो रही है जिसका कोई भी सही रूप नहीं है, उसके कारण भी जल का जो वास्तविक रूप है वो हमें नहीं मिल पाएगा आगे समय में, और जल की क्या आ जाएगी बेटा, दुर्लभता, यानी जल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ, ये जो रिलेटेड प्रश्न थे वो आपके किससे रिलेटेड थे? जो कल हमने पढ़ा था जल दुर्लभता के कारण है, वो कारण हमने सारे पढ़ लिए थे बेटा, कारण हमने सारे पढ़े थे। यानी अति शोषण है, अति शोषण में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बेटा किसी की ज्यादा समस्या हो रही है क्या? नो सर। बेटा अब जब आपके आसपास में आपको लगे कि कोई एक्स्ट्रा नॉइस है तो आपको अपना ऑडियो है वो म्यूट कर देना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल तल्लीनता से कोई भी चीज है पढ़े, कोई प्रश्न है वो पूछे। ये XYZ कौन है भाई, अपना नाम लिखे, आगे से ध्यान रखें, कोई भी बिना नाम का स्टूडेंट नहीं बैठे। ठीक है। कोई भी बिना नाम के स्टूडेंट नहीं बैठे, अपना नाम लिखें और जो भी टॉपिक चल रहा है, वैसे तो देखो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आपको बात समझा दूं, एनसीईआरटी आप बुक पढ़ोगे, बुक में आपके सीमित दायरे में ही बुक में दिया हुआ है। आप बुक पढ़ोगे, बुक में सीमित दायरे में दिया हुआ है, और यहाँ से आपके जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न इस सीमित दायरे से नहीं आते। यहाँ एनसीईआरटी से हमें और भी बहुत सारे जो डाटाज है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं अन्य रेफरेंस बुकों से, और वहां से प्रश्न पढ़ करके हमारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्ट के पीछे प्रश्न है या लेसन के अंदर से प्रश्न है, यहाँ पे कई एक्टिविटीज दी होती है और एक्टिविटीज में आपको बताया जाता है कि वही इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने हिसाब से लिखा हो ना परियोजना कार्य, इसमें आप अपने अध्यापक से कंसल्ट करें, इसमें आप स्वयं देखें, अपने आसपास के वातावरण को देखें। तो ये एक्टिविटीज होती है जो आपके अवबोधात्मक क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपके इस एनसीईआरटी में आते हैं। तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी जो है इसकी जो बुक है इनमें आपके जो भी बिंदु है वो एजिट नहीं आते हैं, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा बुक से भी क्या कंसल्ट करना पड़ता है, और मैं आपको उसी आधार पे पढ़ा रहा हूँ, उसी आधार पे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट आता है दुर्लभता, हमने देख ली सब। दुर्लभता के बाद में हम बात कर लें कि जल है उसका हम प्रबंधन कैसे करें, जल का क्या करें, प्रबंधन करें। जल का प्रबंधन कैसे करें, इस प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? तो सीधी सी बात है साहब, अगर आपको प्रश्न पूछा तो जरूरी नहीं कि बुक से ही आप आंसर दोगे। जल प्रबंधन क्या है? जल का व्यवस्थित उपयोग, जल का व्यवस्थित उपयोग। ऐसे ही पूछ ले जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण क्या है भाई? संरक्षण का मतलब बचाव। बचाव कैसे करोगे? अपनी आवश्यकता पूरी करके तो करोगे, ऐसा नहीं है आप तो प्यासे हो और जल को बचाने में लग रहे हो, दूसरा वेस्टेज कर रहा है, आप प्यासे रह रहे हो, आप क्या होगा, आपका क्या होगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और दूसरे ऐसे ही बहाते रह जाओगे। भाई खुद की आवश्यकता पूरी करो, खुद की आवश्यकता क्या करो, पूरी करो, उसके बाद में आप क्या करो, संसाधन का संरक्षण करो। यही नीति होती है संसाधन संरक्षण की। तो जल का व्यवस्थित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, सतत, पोषणीय आधार पर उपयोग, आधार पर उपयोग एवं प्रबंधन क्या कहलाएगा? जल संरक्षण कहलाएगा। अब जो समस्याएं हमारे सामने थी, क्या एक तो प्रदूषण की समस्या थी, एक अति दोहन की समस्या थी। अति
दोहन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, अविवेकपूर्ण उपयोग की समस्या, हमें पता ही नहीं है, और प्रबंधन की समस्या। ये तो हमारे पास में थी 4 समस्याएं। इन समस्याओं का करेंगे क्या? निराकरण। निराकरण क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल का प्रबंधन या संरक्षण। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस प्रश्न सर। आता है Yes, sir. जल प्रबंधन क्या है या Yes, sir. जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो जल संरक्षण या प्रबंधन का मतलब है जल का व्यवस्थित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण और सतत पोषणीय आधार पर उपयोग और प्रबंधन करना। वो क्या कहलाता है? जल, क्या कहलाएगा? जल संरक्षण या जल प्रबंधन। जल संरक्षण या जल प्रबंधन। अंकित कुछ पूछ रहा है बेटा? अंकित, अरे नो वीडियो सर। करने के लिए थोड़ी बोला है, मैं बोल रहा हूँ। ये पुनीत, पुनीत कुछ पूछ रहा है क्या? पुनीत? नो सर। बेटा कोई प्रश्न हो, अनीशा, कुमावत, पुनीत, अंकित, जो भी है, प्रश्न आपके हैं वो आप पूछ लिया करो। तो प्रश्न पूछने से 2 फायदे हैं। एक फायदा तो है कि हाँ मेरे माइंड में वो चीज नहीं आई हो, ठीक है, और वो प्रश्न पूछने से वो बात आपके सामने आ जाए, ठीक है। सबको ही फायदा होता है इससे, ठीक है। सारी बातें माइंड में नहीं आती है, फैक्ट पे चलते हैं, कई बार फैक्ट चले जाते हैं, सामान्य बात है वो कुछ रह जाती है, तो आपके प्रश्न से वो सामान्य बात भी सामने निकल के आ जाती है। तो जल प्रबंधन का प्रश्न आए तो कर लोगे जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन के लिए कर रहे क्या हो आप? आसपास का क्षेत्र है, अगर आपसे पूछा गया है कि आसपास के क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने देखी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज देखी है, बताइए भाई। आपका गांव है या आपका शहर है, आपने अपने गांव और शहर में जल के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए, संरक्षण के लिए कोई ऐसी इकाइयां देखी है तो बताएगा। बांध। बांध और सर कुएं। और कुएं। बांध आवाज नहीं आ रही। क्या? कुएं। हाँ कुएं तो है ही बेटा, वो तो सर वो तो जल की इकाई है, प्राप्त करने की स्रोत है वो तो। और बेटा बताइए। नेले। अरे भाई तालाब है ना, तालाब बोल दो, बांध बोल दो, नहरें बोल यस दो, सर। ठीक है। आपने पढ़ी होगी बावड़िया, नाम सुना है कि बावड़िया का? हाँ, यस सर। जल संरक्षण की इकाई है ये। तालाब, जोड़े बोलते हैं, जोड़े भी वही होते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे सारी चीजें। राजस्थान में खडीन, टाका, जल संरक्षण की इकाई है टाका। टाका का मतलब होता है कि घर है, घर के बाहर या किसी भी अपनी इमारती क्षेत्र है उसके बाहर क्या करेंगे हम, एक टैंक सा बना देंगे जिसमें जल का कौन सा वर्षा जल इकट्ठा हो जाएगा। वर्षा जल को क्या बोलेंगे? बोलते ना पालरा पानी, या आपकी बुक में आ सकता है क्वेश्चन, पालरा पानी किसे बोलते हैं? वर्षा जल को बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं वो आपके जल प्रबंधन की इकाइयां हैं, जल संरक्षण की इकाइयां हैं, जो हम क्या है कहाँ प्राप्त करते हैं। ये जल प्रबंधन या संरक्षण की इकाइयां कहाँ प्राप्त करते हैं? हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं हम क्या करते हैं, वर्षा जल को यहाँ इकट्ठा करते हैं। और वर्षा जल को यहाँ इकट्ठा करते हैं तो 2 लाभ है। वर्षा जल जैसे इकट्ठा होगा इन क्षेत्रों में तो आंतरिक भाग में रिसाव करेगा, आंतरिक भाग में रिसाव करेगा तो हमारे ये जिसे कुएं बोला ना, कुओं में क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। और जल स्तर क्या होगा, ऊपर आएगा। पहली बात, या नलकूप हमारे नलकूप है उनमें भी क्या होगा, जल ऊपर आएगा। तो ये रूपरेखा आपकी इन सभी संरक्षण इकाइयों से प्राप्त होती है, सभी इकाइयों से हमें प्राप्त होती है।
एक तो कुओं में जल स्तर ऊपर आएगा और नलकूप में जल स्तर ऊपर आएगा, और दूसरी बात ये जो कौन से तालाबों से होगी जिनमें आधार क्या होता है, कच्चा होता है। इसे एक ही नाम और भी आएगा, जल संभर। जल संभर भी क्या होता है, एक प्राकृतिक जोड़ा होता है। क्या होता है बेटा, प्राकृतिक जोड़ा होता है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, आपको पूछ लिया कि आपके स्थानीय क्षेत्रों में कौन कौन सी जल संरक्षण की इकाइयां हैं, तो बेटा ये जल संरक्षण की इकाइयां हमारे स्थानीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनका हम जिक्र करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, जल को हम कैसे सुरक्षित करते हैं, कैसे हम जल को इकट्ठा करते हैं, सारी बातें हम जिक्र करेंगे। हेलो हाँ सर, बेटा, आवाज ये नहीं है 3 लोग गलत मैसेज कर रहे हैं सर। क्या? 3 लोग गलत मैसेज कर रहे हैं। त्रिलोक, हाँ सर। एक मिनट एक मिनट, मैसेज कैसे हुआ था इसका? मैसेज तो किसका है ही नहीं। ये त्रिलोक कौन सा है भाई? सर वो पर्सनल मैसेज कर रहा है सर, स्क्रीनशॉट मंगवा लो उससे। पर्सनल मैसेज कर रहा है? हाँ सर उसको। हाँ सर, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। पर्सनल मैसेज तो बंद है बेटा। नहीं सर, चालू है। नहीं, बंद है। नहीं सर, स्क्रीनशॉट भेजूँ क्या मैं आपको? हाँ भेज दे। बेटा ऐसे स्टूडेंट है जिनको आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो ना, क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, बात कर लेना स्कूल से। कौन, क्या नाम है उसका? क्या नाम है बेटा त्रिलोक उसका? सर। हाँ, त्रिलोक। 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 आगे त्रिलोक ही सर, त्रिलोक ही लिख रखा है इसमें। सरनेम? त्रिलोक ही सर। बुनकर। त्रिलोक लिखा होगा, आ जाएगा, मेरा कि निकल गया होगा। निकल गया सर। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट भेजना उसको, मेरे मोबाइल में भेजना। ठीक है सर। देखो आगे प्रश्न है हमारा कि जो जल संरक्षण होता है, जल संरक्षण के लिए हम कौन कौन सी योजना चलाते हैं। उन योजनाओं में एक योजना का नाम तो आपने पढ़ा है, मैंने 2 4 5 बार कह भी दिया, बता भी दिया। दोबारा एक बार इसका रिपीटेशन करते हैं क्योंकि आपके कोर्स में है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य है, ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य है एक नहीं होकर अनेक हो। जैसे हमने क्या बनाए, बांध। बांध, अब प्रश्न आपके सामने आ गया भाई, बांध क्या है? प्रश्न आया, बांध क्या है? जल को एकत्रित करना। जल का एक स्थान पर क्या करना, बटे रहना। के लिए एकत्रित करना। का प्रबंधन करने के लिए जो इकाई बनाते हैं, जो एक इकाई बनाते हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं, ठीक है, और जल के निकास के लिए हम जो स्लोप वाले मार्ग बनाते हैं, वो बांध कहलाता है। यानी नदी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, नदी के भाग में हम एक बड़ी दीवार के माध्यम से नदी जल को क्या करते हैं, रोकते हैं, और एक स्लोप के आधार पर मार्ग बनाते हैं जिससे नदी जल क्या होता है, प्रवाहित होता है। ये जो बना हुआ जो निर्माण क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बांध कहते हैं। ठीक है, बांध बहुउद्देशीय परियोजना का एक मुख्य स्रोत है। बांध क्या है बेटा, बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका क्या है, मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत है। बस इतना सा अंतर है कि कुछ बांध जिनका एक ही उद्देश्य होता है, जैसे मान लो कोई बांध है जिसका उद्देश्य पेयजल है, कोई बांध जिसका उद्देश्य कृषि है, कोई बांध जिसका उद्देश्य है कृषि और पेयजल के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को जल प्रदान करना है,
कोई बांध जिसका उद्देश्य है आपके जल विद्युत बनाना है, जल विद्युत बनाना है, तो ये बांध जितने भी है उन बांधों का अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन किसी एक बांध का एक से ज्यादा उद्देश्य है, उस परियोजना को क्या बोलते हैं बेटा? बहुउद्देशीय परियोजना। अब पेयजल की पूर्ति कर रहे हैं साहब, पेयजल की पूर्ति के बाद हम देखें कृषि, तो जिस बांध से केवल क्या होती है बेटा? सिंचाई होती है, या आपने पढ़ा हुआ है कि जिस बांध से सिंचाई होती है उस बांध को हम किस नाम से जानते हैं? बैराज। किस नाम से जानते हैं? बैराज के नाम से जानते हैं। किस नाम जानेंगे भाई? जिस बांध में क्या होगी? सिंचाई होगी, उसको क्या किस नाम जानेंगे? बैराज के नाम से जानेंगे। ठीक है। बैराज। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जा रहा है, जल विद्युत के लिए जा रहा है, तो ये मानो कि वो बांध जो पेयजल, कृषि, औद्योगिक और जल विद्युत आदि के लिए जा रहा है, उपयोग हो रहा है इसका, तो हमें इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अब आपके जो प्रश्न आता है कि उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल दीजिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, बहुउद्देशीय इंदिरा गांधी परियोजनाओं नहर के परियोजना। एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो प्रश्न? क्या प्रश्न पूछ रहे हो? कुछ प्रश्न पूछ रहे हो? देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जो जल संसाधन प्रबंधन है ना, हाँ। उसमें भारतीय जल कीर्तियां है ना, उनको बस समझा देना। क्या? जल संसाधन प्रबंधन में भारतीय जल कीर्तियां है। जल संसाधन प्रबंध में भारतीय जल कीर्तियां, जल की कृतियां। कृतियां। हाँ बेटा ये जल की कृतियों वाला आगे आएगा बेटा प्रश्न अपने। भारतीय जल संसाधन में जल की जो कृतियां है, मतलब हम प्रबंधन करते हैं ना, उसके लिए कौन कौन से निर्माण करते हैं, मैंने नाम तो लिए हैं। खडीन बनता है, जोड़ा बनता है, तालाब बनता है, टाका बनता है। ठीक है, ये सारी जल की कृतियां हैं जो जल प्रबंधन में काम लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम नेक्स्ट, इसके जस्ट अगला टॉपिक वही है। ठीक है, जल की कृति का मतलब जानते हो कि जल का प्रबंधन करने के लिए क्या क्या चीजें हम बनाते हैं। हालांकि मैंने नाम अभी लिया है, लेकिन हम नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो यही पढ़ेंगे। ये बहुउद्देशीय परियोजना हो जाए और जल प्रबंधन के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण के कौन कौन सी विधियां हैं वो, और कौन कौन से जल संग्रहण के स्रोत है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जल कृतियां कौन कौन सी बेटा? एक तो तालाब है, जोड़ा है, ठीक है, एक आपके खडीन है, एक आपके टाका है, ठीक है, बावड़िया है। बावड़िया है, अभी बताया वो ये कृतिया। कृतिया का मतलब वो शब्द दे दिया आपको अलग, आप समझे हो क्या है, वही चीज है जो मैंने अभी बताई। पहले जो आरबीएससी का कोर्स था बेटा, इसमें आपकी सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, 5-7 बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपकी थी, लेकिन इस बार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, केवल नाम भी हैं। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा समझा रहा हूँ कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी सतलज नदी पर है, सतलुज नदी पे। किसकी सहायक नदी है सतलुज नदी? ध्यान से देखना, ये नदी आती है कहाँ से? राकसताल से आती है, राकसताल। और ये नदी बहती है आपके सिंधु के बराबर बहती है। सिंधु के बराबर बहने के बाद ये नदी भारत में प्रवेश करते हैं लाहौल स्पीति दर्रे से। ठीक है, फिर ये भारत में प्रवेश करने के बाद में दक्षिण की ओर आती है, पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान जाती है और सिंधु में मिल जाती है। इसमें आपके एक बांध बना हुआ है भाखड़ा। भाखड़ा जो बांध बना है वो आपके बना है हिमाचल प्रदेश में, और एक बना है बांध नांगल, इससे कितना है? 13 किलोमीटर दूर है, और ये बना है पंजाब में।
बाकड़ा और नागौर। ठीक है, बाकड़ा बांध गुरुत्व आधार पे सबसे ऊंचा बांध है। बाकड़ा बांध है, इसका उद्घाटन किया था आपके पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उस समय इन्होंने इसके बारे में कहा था आधुनिक भारत के मंदिर है क्या बांध। आधुनिक भारत के मंदिर क्या है बेटा, बांध। किसने कहा था, जवाहर लाल नेहरू जी। ठीक है, देखो नेहरू जी ने 2 बांध अपने राजस्थान में भी, जो कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर, इन दोनों का ये जो है उद्घाटन उन्होंने किया था। ऐसे ही आपके भाखड़ा नंगल का उद्घाटन उन्होंने किया था मृत्यु से 1 साल पहले। ठीक है, 63 में। तो भाखड़ा नंगल बांध है, उससे हमें क्या लाभ है, तो भाखड़ा नंगल बांध से हमें जल विद्युत की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होगी, जल विद्युत की प्राप्ति। ऐसे ही आपके बांध हैं हीराकुंड, कौन सी नदी पर है, महानदी पे। ऐसे ही बांध है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, ये आपके नर्मदा नदी पर है, ये उड़ीसा में है। और सरदार सरोवर कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे, गुजरात में है। ठीक है, बांध जितने भी बने हैं उनका फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा तो है कि पेयजल, कृषि, औद्योगिक, जल विद्युत आदि की हमें प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कई बांध क्षेत्र ऐसे हैं जिनका हमें नुकसान भी है। क्या नुकसान है, देखो यहाँ पे देखो, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, हीराकुंड मान लो, ये जितने बांध है यहाँ पे लोग रहते थे, बताया हमने, पढ़ा ना बेटा। अरे बांधों के निर्माण से क्या हुआ था, वन और वन्य जीव नष्ट हो गए। ठीक है, और हमारे जो मानव समुदाय है वो भी क्या हो गया, बेघर हो गया बांधों के निर्माण से। ठीक है, तो लाभदायी भी थे और हानिकारक भी है। तो बांध समझ में आ गया। जो उद्देश्य परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है, पेयजल है, ठीक है, कृषि है। इसके अलावा ये तो प्रत्यक्ष हो गया ना, अप्रत्यक्ष क्या बेटा, बाढ़ पर नियंत्रण, सूखे की समस्या को दूर करना। बाढ़ पर नियंत्रण कैसे होगा, कि बाढ़ आ रही है तो बांध क्या करेंगे, उस जल को रोकेंगे। सूखे की समस्या पे नियंत्रण कैसे होगा, इन बांधों से छोटी छोटी नहरें निकाली जाएगी, और जो जल क्षेत्र है जो इनके अधिग्रहण क्षेत्र में आता है, जो भाग अधिग्रहण क्षेत्र में आएगा उस अधिग्रहण क्षेत्र वाले भाग पे क्या करेंगे, बांध उसको सिंचाई प्रदान करेंगे। इसके अलावा उद्योग धंधों को जल मिलेगा, मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके जल परिवहन का विकास होगा इन बांधों के कारण, और मत्स्य पालन होगा, और आपके शुद्ध पेयजल भी मिलेगा। किससे मिलेगा बेटा, बांध से। तो ये तो प्रत्यक्ष लाभ हो गए, और ये क्या हो गए, अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। दोनों प्रकार के उद्देश्य बांध के हैं, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। तो बताओ समझ में आएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है बेटा, ऐसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए काम करती है। दूसरी बात, कौन कौन से उद्देश्य हमारे पूर्ण हो रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना में। ठीक है, पेयजल हो रहा है, कृषि हो रही है, सिंचाई हो रही है ना, औद्योगिक हो रहा है, जल विद्युत हो रही है, बाढ़ पे नियंत्रण आ रहा है, सूखे की समस्या दूर हो रही है। ठीक है, और क्या हानि है, हानि एक बार कल और चर्चा करेंगे, कौन कौन से बांधों से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इस हानि के लिए हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हानि एक ही है कि मानव समुदाय है वो क्या हो गया, बेघर हो गया। आज भी उनको मकान नहीं मिल पा रहे, उनके घर नहीं मिल पा रहे। जिन्होंने प्रकृति के विकास, समस्त मानव जाति के विकास के लिए एक आशा की उम्मीद रखी, उनको ही क्या है, मकान नहीं मुहैया हो रहे हैं। इसके अलावा वन और वन्य जीव संसाधन है वो भी क्या हुए हैं, बांधों के निर्माण के कारण नष्ट हुए हैं। काफी लंबी चौड़ी भूमि है वो बांध के क्षेत्र में आती है, और वहां से वन और वन्य जीव क्या हो गए,
साफ हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या समस्या है? सर आप नोट्स तो नहीं भेजिए। क्या बेटा? नोट्स सर आवाज सही नहीं। नोट्स भेजूंगा आज। नोट्स आ जाएंगे, कल भूल ही गया मैं, आज नोट्स आ जाएंगे पिछले लेसन के। ओके, पिछले लेसन के नोट्स आ जाएंगे, और इस जल वाले के भी जो कल पढ़ाया था उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। ओके।